नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 6 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड और इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं माय चाइल्डहुड और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कि जैसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है ठीक उसी तरह से आप YouTube पर सर्च कर लीजिए माय चाइल्डहुड डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा हो सकता है। चलिए, द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध। तो सेकेंड मतलब द्वितीय, वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट, छिड़ गया इन 1939 सन 1939 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1939 में हुई, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में प्रारंभ हो गया। जब आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 8 वर्ष का था। तो इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, पहले इसको पढ़ेंगे व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी जब मैं 8 वर्ष का था। तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट, प्रारंभ हो गया। चलिए, फॉर रीजन, कुछ कारणों की वजह से। आई हैव नेवर बीन एबल, मैं समझ नहीं सका। एबल मतलब योग्य टू अंडरस्टैंड यानी समझने के, यानी ये बात मैं समझ नहीं सका। अर्थात कुछ कारणों की वजह से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका। इस पूरे का मतलब होगा आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यानी मैं समझ नहीं सका, ठीक है। तो रीज़न मतलब कारण, तो कुछ कारणों की वजह से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका। अ सडन डिमांड, की एक अचानक उछाल आ गया है। फॉर टर्मरिड सीड्स, इमलियों के बीजों की मांग में। इरप्टेड इन द मार्केट, बाजार में। तो बाजार में इमलियों के बीजों की मांग में अचानक उछाल आ गया है, ठीक है। अर्थात इमलियों के बीजों की मांग बढ़ गई है बाजार में, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ कारणों की वजह से मैं समझ नहीं सका कि बाजार में इमलियों के बीजों की मांग में अचानक उछाल आ गया था। आई यूज टू कलेक्ट, मैं इकट्ठा किया करता था। द सीड्स, बीजों को, मैं बीजों को इकट्ठा किया करता था। हम सब जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम सर अपने बचपन में इमलियों के बीज इकट्ठा करके उन्हें मार्केट में बेचा करते थे। तो आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीजों को इकट्ठा किया करता था। एंड सेल देम, और उन्हें बेचा करता था। टू अ प्रोविजन शॉप, प्रोविजन शॉप आप चाहे तो परचून की दुकान बोल सकते हैं या फिर किराना की दुकान बोल सकते हैं, ठीक है। किराना शब्द से हम सभी परिचित हैं, यानी जहाँ पर आपको चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट सब कुछ मिल जाता है, दैनिक यूज की चीज़ें, वो होती है किराना की दुकान, ठीक है। जहाँ पे आप दौड़ कर जाते हो और बिस्कुट लेकर वापस आ जाते हो, जहाँ पे आप दौड़ कर जाते हो और टॉफ़ी लेकर वापस आ जाते हो, जहाँ पे आप दौड़ते हुए जाते हो और चीनी लेकर आते हो, चावल, गेहूँ, आटा, जो भी चाहिए। चलो, चावल गेहूँ ज़्यादा हो गया, आटा भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आसान शब्दों में हाँ कह सकते हैं कि आटा, चावल और गेहूँ भी खरीदना पड़ता है। गांव के लोगों को तो नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन सिटी में जो लोग रहते हैं उनको खरीदना पड़ता है। तो वही चीज़, प्रोविज़न शॉप मतलब किराना की दुकान, ठीक है। आप चाहे तो परचून की दुकान भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप किराना की दुकान ही बोलें। तो मैं यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीजों को इकट्ठा किया करता था। एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप, और उन्हें एक किराना की दुकान पर बेचा करता था। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू स्ट्रीट यानी मस्जिद वाली गली में। तो मस्जिद वाली गली में एक किराना की दुकान पर, एक किराना की दुकान पर आ लगा है, तो एक किराना की दुकान पर उन्हें बेचा करता था। तो अडेज कलेक्शन यानी दिन भर के संग्रह से। वुड फेच मी द प्रिंसली सम, मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ऑफ 1 आना, 1 आना की, ठीक है। तो दिन भर के संग्रह से मेरी 1 आना की, वुड फेच मी द प्रिंसली सम, अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। चलिए, आसान शब्दों में, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सीधा सा मतलब है कि दिन भर के संग्रह से मेरी 1 आने की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। माय ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जलालुद्दीन, मेरे जीजा जलालुद्दीन वुड टेल मी, मुझे सुनाया करते थे स्टोरीज, कहानियाँ, मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में,
या फिर युद्ध की। तो मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, विच जिन्हें आई वुड लेटर मैं बाद में अटेम्प्ट कोशिश करता था, टू ट्रेस ढूंढने की, इन द हेडलाइन, हेडलाइन मतलब हेडलाइन कह सकते हैं या फिर शीर्षक कह सकते हैं, इन दिनामनी, दिन मनी। दिन मनी क्या है? दिन यानी दिन और मनी यानी मणि। तो दिन मणि आप पढ़ सकते हैं या फिर दिन मनी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में दिन मनी पढ़ा जाएगा, हिंदी में दिन मणि पढ़ा जाएगा। दिन मणि उस समय का एक न्यूज़पेपर होता था, जैसे आज के टाइम में हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, द हिंदू है, ये सब न्यूज़पेपर है ना। उसी तरह से जो उस समय न्यूज़पेपर चलता था उसका नाम था दिनमणि। तो दिनमणि समाचार पत्र की, दिनमणि समाचार पत्र की हेडलाइंस में या फिर दिनमणि समाचार पत्र के शीर्षक में, जिन्हें मैं बाद में ढूंढने की कोशिश किया करता था। ठीक है, जो कहानियाँ वो सुनाते थे कि आज भारत के सैनिकों ने दूसरे देश के 100 सैनिक मारे, तो ये जाते थे अखबार में ढूंढने कि क्या सच में सुना रहे थे। अगर सच में है तो ये हेडलाइन में ज़रूर छपा होगा। चलिए, तो मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमणि समाचार पत्र की हेडलाइंस में या फिर दिनमणि समाचार पत्र के शीर्षक में ढूंढने की कोशिश किया करता था। आवर एरिया, हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अलग, तो बीइंग आइसोलेटेड अलग अलग होने की वजह से, तो हमारा क्षेत्र अलग अलग होने की वजह से वाज कम्प्लीटली पूरी तरह से अनअफेक्टेड, अप्रभावित था बाय द वार, युद्ध से। तो हमारा क्षेत्र अलग अलग होने की वजह से युद्ध से अप्रभावित था, कम्प्लीटली पूरी तरह से। फिर से पढ़ें तो इसको ऐसे पढ़ना है कि हमारा क्षेत्र अलग अलग होने की वजह से युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था। बट सून, लेकिन जल्द ही इंडिया वाज फोर्स्ड, इंडिया यानी भारत वाज फोर्स्ड, विवश हो गया, लेकिन जल्द ही भारत विवश हो गया टू ज्वाइन, जुड़ने के लिए, द अलाइड फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस यानी मित्र देश की सेना। अलाइड फोर्स का मतलब होता है मित्र देश की सेना, फोर्सेस है यानी मित्र देश की सेनाओं से। लेकिन जल्द ही भारत मित्र देश की सेनाओं से जुड़ने के लिए विवश हो गया। एंड समथिंग, और कुछ कुछ, लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी आपातकाल जैसी स्थिति या फिर आपातकाल की स्थिति, वाज डिक्लेयर्ड की घोषणा हो गई। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कुछ कुछ आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा हो गई। आसान है। लेकिन जल्द ही भारत अलाइड फोर्सेस, मित्र देशों की सेनाओं से जुड़ने के लिए विवश हो गया और कुछ कुछ आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा हो गई। द फर्स्ट कैजुअल्टी, फर्स्ट कैजुअल्टी सबसे पहली हानि या फिर सबसे पहला नुकसान, केम आया, इन द फॉर्म रूप में, के रूप में आया ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब आपने सुना होगा कि फिल्मों में ऐसा कहते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड मतलब आपको अस्थायी समय के लिए, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, अर्थात बाद में बुला लिया जाएगा, बाद में ये काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप सस्पेंड हैं। सस्पेंड मतलब अस्थायी रूप से आप सेवा नहीं कर सकते, आप ड्यूटी करने नहीं आ सकते, और जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी तो हम आपको बता देंगे। तो वो बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब अस्थायी। ट्रेन हाल्ट, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, हाल्ट, ट्रेन हाल्ट आप सीधा सीधा समझिए, रेलगाड़ी का रुकना, ठीक है। एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर। तो द फर्स्ट कैजुअल्टी यानी पहली हानि या फिर पहली आपत्ति, आप ऐसे हानि ही पढ़िए, हानि मतलब नुकसान। तो पहला नुकसान या फिर पहली हानि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर अस्थायी रोक के रूप में, फॉर्म मतलब रूप, तो फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन यानी अस्थायी रोक के रूप में केम आई। याद हो गया कि पहला नुकसान या फिर पहली हानि ही पढ़ लेते हैं। तो पहली हानि रामेश्वरम स्टेशन पर, ध्यान से समझना, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि पहली हानि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर अस्थायी रोक के रूप में आई। द न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों को नाउ अब समाचार पत्रों को हैड टू बी
हैड टू बी यानी कोई काम करने की इच्छा ना हो फिर भी उसे करना पड़े, तो वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू या फिर हैड टू लगता है। ठीक है, तो द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल, बंडल मतलब होता है गट्ठर या फिर गड्ढे। ठीक है, बंडल आप सब जानते हैं, बंडल एक तरह से गड्ढा बोल सकते हैं या फिर गड्ढे बोल सकते हैं या फिर गट्ठर बोल सकते हैं। गट्ठर लकड़ियों के लिए सही है, न्यूज़पेपर के लिए हम गड्ढे बोलेंगे। ठीक है, तो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल, अब नाउ अब न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को गड्ढे के रूप में बनाना पड़ता था, या फिर आप इसको ऐसे पढ़िए कि अब समाचार पत्रों के गड्ढे बनाने पड़ते थे। एंड थ्रोन, थ्रो मतलब फेंकना, आउट मतलब बाहर, थ्रोन आउट, और उन्हें फेंकना पड़ता था। फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन यानी चलती हुई रेलगाड़ी से, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन यानी चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंकना पड़ता था। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर, रामेश्वरम सड़क पर या फिर रामेश्वरम मार्ग पर। पहले इतना समझिए यहाँ तक, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब समाचार पत्रों के गड्ढे बनाने पड़ते थे और उन्हें चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम मार्ग पर फेंकना पड़ता था। क्लियर हो गया। बिटवीन रामेश्वरम, रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, धनुषकोडी और रामेश्वरम दो स्थान हैं, उनके नाम हैं, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि अब समाचार पत्रों के गड्ढे बनाने पड़ते थे और उन्हें चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम मार्ग पर फेंकना पड़ता था। दूसरा तरीका इसे पढ़ने का ये भी है कि आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि अब समाचार पत्रों के गड्ढे बनाकर रामेश्वरम मार्ग पर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती हुई ट्रेन से फेंकना पड़ता था। थ्रोन आउट यानी फेंकना पड़ता था। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब समाचार पत्रों के गड्ढे बनाकर उन्हें रामेश्वरम मार्ग पर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच चलती हुई रेलगाड़ी से फेंकना पड़ता था। जैसा याद हो जाए पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट फोर्स, जिसने विवश कर दिया माय कजिन, मेरे चचेरे भाई शमासुद्दीन को, जिसने मेरे चचेरे भाई शमासुद्दीन को विवश कर दिया। अब आगे एक दूसरी बात बोलेंगे फिर आगे बताएंगे। हु, जो यानी शमासुद्दीन करता क्या था ये बता रहे हैं। हु, जो डिस्ट्रीब्यूटेड बांटता था न्यूज़पेपर समाचार पत्र इन रामेश्वरम में, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब तो हो गया, हमको समझ में आ गया, तो हम इसको साइलेंट करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि शमासुद्दीन क्या करता था। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, हु यानी जो, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटता था, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, इन मतलब में, रामेश्वरम मतलब रामेश्वरम में, तो इन रामेश्वरम यानी रामेश्वरम में, तो जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था। यह क्लियर है। इसको समझिए कैसे। दैट फोर्स्ड माय कजिन शमासुद्दीन टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, तो दैट फोर्स यानी इसने विवश कर दिया माय कजिन मेरे चचेरे भाई शमासुद्दीन को, टू लुक फॉर रखने के लिए, हेल्पिंग हैंड एक सहायक को, तो एक सहायक को रखने के लिए, टू कैच द बंडल्स, बंडल्स यानी गड्ढे को संभालने के लिए या फिर गड्ढों को संभालने के लिए, तो गड्ढों को संभालने के लिए एक सहायक रखने के लिए या फिर एक सहायक ढूंढने के लिए। लुक मतलब ढूंढना, तलाश करना, आप चाहे तो सीधा सीधा बोल सकते हैं रखने के लिए या फिर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अब ये बीच वाला भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा, आसान शब्दों में समझ लेंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि जिसने मेरे चचेरे भाई शमासुद्दीन को गड्ढों को संभालने के लिए एक सहायक रखने के लिए विवश कर दिया। इतना क्लियर है। तो अब पूरा जोड़कर पढ़ेंगे। जोड़कर कैसे पढ़ेंगे कि इसने मेरे चचेरे भाई शमासुद्दीन को, जो रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, को एक गड्ढों को संभालने के लिए एक सहायक रखने के लिए या फिर एक सहायक ढूंढने के लिए विवश कर दिया। दो तरीके से पढ़ा है, जैसे याद हो जाए पढ़ लीजिए। चलिए, एज इफ नेचुरली, और जैसा कि संभव था या फिर जैसा कि स्वाभाविक था। एज इफ नेचुरली, जैसा कि स्वाभाविक था। आई फिल्ड द स्लॉट, स्लॉट मतलब वो खाली स्थान, आई फिल्ड मैंने भर दिया, और मैंने वो खाली स्थान भर दिया, यानी जैसा कि स्वाभाविक था मैंने वहाँ खाली स्थान भर दिया।
ठीक है, अर्थात मैंने वो स्थान पर काम करने लगा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की, अर्न कमाने में, माई फर्स्ट वेजेस, माई फर्स्ट वेजेस, वेजेस मतलब कमाई, आप ऐसे बोल सकते हो दिहाड़ी यानी धन, पहली तनख्वाह, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। वेजेस मतलब पहली तनख्वाह, तनख्वाह होती है, सैलरी होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट है तो पहली तनख्वाह या फिर पहली दिहाड़ी, क्योंकि दिन में काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं दिहाड़ी। ठीक है, तो हम दिहाड़ी ही बोलेंगे। तो शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की या फिर मेरी सहायता की मेरी पहली दिहाड़ी कमाने में। तो शमसुद्दीन ने मेरी पहली दिहाड़ी कमाने में मेरी सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ अ सेंचुरी लेटर यानी आधी शताब्दी के बाद भी, हाफ अ सेंचुरी लेटर यानी आधी शताब्दी बीत जाने के बाद, यानी जब वो ये चैप्टर लिख रहे होंगे तो वो काफ़ी उम्रदार हो गए होंगे, लगभग बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी। आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड, उस गर्व को, इन माई अर्निंग, कमाई की, माई ओन मनी, अपने खुद के पैसे की, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो आधी सेंचुरी, आधी शताब्दी बीतने के बाद भी मैं अभी भी अब पहली बार अपना खुद का पैसा कमाने के गर्व को महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, इंसान के जीवन में बहुत सारी पुरुष या फिर महिला जो भी हो, सबके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए उसे याद रह जाती हैं, और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी है, आप जीवन में कभी भी अपनी पहली कमाई नहीं भूलेंगे। ये बहुत गर्व होता है इस बात को जानकर, इस बात को याद करके कि मैंने पहली बार कैसे पैसे कमाए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन की, और इस पर हमें हमेशा गर्व रहता है। तो वही चीज़ वो कहते हैं कि हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का पैसा कमाने के गर्व को महसूस कर सकता हूँ। तो एवरी चाइल्ड इज़ बर्न, एवरी चाइल्ड यानी हर एक बच्चा, बर्न जन्म लेता है। तो एवरी चाइल्ड इज़ बर्न यानी हर एक बच्चा जन्म लेता है। तो एक एक का पहले समझो, ये जो कॉमा कॉमा करके है पहले इसको समझो। तो एवरी चाइल्ड इज़ बर्न, इतने का तात्पर्य हो जाएगा हर एक बच्चा जन्म लेता है, विथ सम, कुछ, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस, कैरेक्टरिस यानी एक तरह से कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस इसका मतलब होता है पैतृक गुण। पैतृक गुण यानी कुछ ऐसा गुण जो आपके दादा परदादा में था, वो आपके पिता में भी है और आप में भी अपने आप ही आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही फ्री में आपको मिल जाएगा, उसे बोलते हैं पैतृक गुण। तो हर एक बच्चा जन्म लेता है कुछ पैतृक गुणों को लेकर या फिर कुछ पैतृक गुणों के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? सब मतलब कुछ, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस यानी पैतृक गुण, तो कुछ पैतृक गुणों को लेकर या फिर कुछ पैतृक गुणों के साथ। इनटू अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, सोशियो यानी सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब होता है, आप एक तरह से समझते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी सुना होगा आपने, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब आर्थिक, आर्थिक, तो इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसा। ठीक है, कोई बच्चा अमीर परिवार में पैदा हो गया, कोई गरीब परिवार में पैदा हो गया, होता है। तो सोशियो यानी सामाजिक, आर्थिक, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा सामाजिक आर्थिक, एंड और इमोशनल, इमोशन मतलब भावना, तो इमोशनल यानी भावनात्मक, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ठीक है, तो कुछ घर के लोग होते हैं बहुत भावनात्मक होते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा दे तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो सबके परिवार का अलग अलग एक दृष्टिकोण होता है, वही चीज़। तो पूरा जोड़कर विशिष्ट, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में। तो अब पूरा जोड़कर कैसे पढ़ेंगे, बस इस वर्ण को साइलेंट रखो। हर एक बच्चा कुछ विशेष पैतृक गुणों के साथ या फिर कुछ पैतृक गुणों को लेकर, जैसा बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो आप लेकर बोले तब भी वही बात होगी, साथ बोले तब भी वही बात होगी। तो हर एक बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है। एंड ट्रेंड, और वो ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित किया जाता है,
ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई ना? वीडियो को पॉज करो, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद पढ़ो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है? जब आपने एक बार पढ़ लिया होगा तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हर एक बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है। क्लियर हो गया? एंड ट्रेंड और प्रशिक्षित किया जाता है इन सर्टेन वेज, सर्टेन वेज यानी विशेष प्रकार से, बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी यानी फिगर ऑफ अथॉरिटी, फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब है विशेष लोगों से, जैसे दादा, परदादा, माँ, दादी, ये लोग प्रशिक्षित करते हैं बेटा कैसे बात व्यवहार करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से लोगों का सम्मान करना है, सब कुछ आपके दादाजी ने या फिर आपके पिताजी ने या फिर आपकी माताजी ने ही तो आपको सामाजिक ज्ञान बताया है कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है। स्कूल तो आप बाद में जाते हो, पहले जो ज्ञान मिलता है घर में उसकी बात हो रही है। फिगर ऑफ अथॉरिटी यानी विशेष लोगों से, और घर के विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। आप चाहे तो आसान शब्दों में पूरा जोड़कर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक ही सेंटेंस है, तो पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ा जाएगा कि हर एक बच्चा कुछ पैतृक गुणों के साथ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है और विशेष लोगों से विशेष प्रकार से प्रशिक्षित होता है। इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत में मिलना। आई मतलब मुझे विरासत में मिला है। आई इनहेरिटेड मतलब मुझे विरासत में मिला है। ऑनेस्टी ईमानदारी, मुझे ईमानदारी विरासत में मिली है। एंड और सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मानव जीवन में। सेल्फ मतलब आत्म, डिसिप्लिन मतलब संयम, तो आत्म संयम फ्रॉम माय फादर, मेरे पिता से। तो मुझे मेरे पिता से विरासत में ईमानदारी और आत्म संयम मिले हैं। फ्रॉम माय मदर, और मेरी माँ से आई हेरिटेड, मुझे विरासत में फेथ इन गुडनेस, गुडनेस यानी अच्छाई में, फेथ विश्वास या फिर आस्था, तो अच्छाई में आस्था। एंड डीप और गहन या फिर गहरा, आप गहन ही बोलिए, गहन काइंडनेस दयालुता, और गहन दयालुता मिली है। और मेरी माँ से मुझे विरासत में अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता मिली है। एंड शो डिड, और इसी प्रकार से माय 3 ब्रदर्स, और इसी प्रकार डिड मतलब किया है, और इसी प्रकार किया है माय 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाइयों ने, या सिस्टर और मेरी बहन ने, और इसी प्रकार मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी किया है, अर्थात मेरी बहन और भाइयों को भी यही चीज़ मिली है। पूरा जोड़कर पढ़ना हो तो मुझे विरासत में मेरे पिता से ईमानदारी और आत्मसंयम मिला है, और मेरी माँ से मुझे विरासत में अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता मिली है, और इसी प्रकार मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी किया है। ठीक है? एंड शो, और इसी प्रकार मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी किया है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स आ गए यानी पक्के दोस्त। तो आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 पक्के मित्र हैं, ऐसे कह सकते हैं, हैड लगा है, तो मेरे 3 पक्के मित्र थे इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। तो मेरे बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। पहले का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन, और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ठीक है? तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो मेरे बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। पहले का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़, ये सभी बच्चे, वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवाद। ठीक है? तो रूढ़िवादी, हिंदू, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, फैमिली मतलब परिवार। तो ये सभी बच्चे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है? यानी ये तीनों बच्चे ब्राह्मण परिवार के थे। चलिए, अच्छा रूढ़िवाद, अच्छा एक कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन है कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जिन बच्चों को ना पता हो वो कमेंट पढ़ लें। अब मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे किसी न किसी बच्चे ने ज़रूर कमेंट किया होगा, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं या फिर रूढ़िवाद क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आकर कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करना ताकि दूसरे बच्चे देख सकें। ठीक है, चलिए, ये एक हिस्ट्री का टॉपिक था, इसलिए पूछ लिया आप सबसे। चलिए, तो ये सभी बच्चे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। तो एज चिल्ड्रन यानी बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस हम में से कोई भी एवर कभी भी फेल्ट महसूस नहीं करता था एनी डिफरेंस यानी कोई अंतर, अमंग आवरसेल्फ यानी हम में से, यानी हमारे बीच। ठीक है, हमारे बीच यानी 4 दोस्त थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि कलाम जी जो हैं वो मुस्लिम परिवार के हैं। बच्चे मन के सच्चे, तो वही बात होती है यहाँ पे कि हमारे बीच हम में से कोई भी अंतर महसूस नहीं करता था कि भैया हम ब्राह्मण परिवार के हैं, आप हमारे साथ मत खेलो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बिकॉज ऑफ यानी कारण, आवर रिलीजियस डिफरेंस यानी हमारे रिलीजियस मतलब धार्मिक अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर के कारण, तो हमारे धार्मिक अंतर के कारण, एंड अपब्रिंग मतलब होता है पालन पोषण करना, और पालन पोषण के कारण। तो ब्राह्मण परिवार में बच्चों का पालन पोषण अलग तरीके से होता है, उन्हें श्लोक वगैरह याद कराए जाते हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम परिवार में बच्चों का पालन पोषण अलग होता है, उनकी एक अलग धार्मिक पुस्तक है जिसे वो पढ़ते हैं, उनके अलग अलग नियम हैं, वो सब कुछ। तो धार्मिक पालन पोषण का भी बच्चों के जीवन पर असर पड़ता है। ठीक है, परिवार की जैसी कंडीशन है बच्चा भी वैसे ही बनेगा, ये निर्भर करता है। तो वही चीज़ कि हर एक परिवार के बच्चों का पालन पोषण करने का तरीका अलग होता है। तो चलिए, तो एज चिल्ड्रन बच्चों के रूप में, हम में से कोई भी हमारे धार्मिक अंतर और पालन पोषण के कारण एक दूसरे में कोई भी अंतर महसूस नहीं करता था, कभी भी एक दूसरे में कोई भी अंतर महसूस नहीं करता था। ठीक है, क्लियर हो गया। आवरसेल्फ यानी अमंग्स आवरसेल्फ यानी एक दूसरे में, हम 4 लोग थे, 3 दोस्त थे उनके और चौथा वो खुद थे। तो एक दूसरे में कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं करते थे। तो बच्चों के रूप में हम में से कोई भी हमारे धार्मिक अंतर और पालन पोषण के कारण एक दूसरे में कोई भी अंतर महसूस नहीं करते थे, यानी कभी भी कोई भी अंतर महसूस नहीं करते थे। थोड़ा सा लंबा हो गया, आसान शब्दों में, एज चिल्ड्रन यानी बच्चों के रूप में, हम में से कोई भी हमारे धार्मिक अंतर और पालन पोषण के कारण कभी भी एक दूसरे में कोई भी अंतर महसूस नहीं करते थे। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन, पुत्र था और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, ये पक्षी नाम है, पी कैपिटल है ना, तो पक्षी लक्ष्मण नाम है, शास्त्री, तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वास्तव में रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। एक चीज़ और, मैं बार बार रामानंद पढ़ रहा हूँ, रामानंद नहीं है, रामानद है, रामानद, यन दिख ही नहीं रहा, मैं रामानंद पढ़ रहा हूँ। तो वास्तव में रामानंद शास्त्री यानी रामानद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रीस्ट यानी उच्चतम पुजारी थे, वो उच्चतम पुजारी थे या फिर उच्च पुजारी थे ऑफ रामेश्वरम मंदिर के, यानी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। तो वास्तव में रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था जो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। लेटर बाद में ही टुक ओवर, उसने टुक ओवर कर लिया, उसने स्थान ले लिया द प्रीस्टहुड यानी पुजारी का, बाद में उसने पुजारी का स्थान ले लिया ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के, फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से। तो बाद में उसने हिज फादर अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का स्थान ले लिया, अर्थात उसके पिता के बाद उसका पुत्र
उस मंदिर का पुजारी बन गया। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद ग्रहण किया। अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस यानी अरविंदन ने व्यापार शुरू किया। ऑफ अरेंजिंग व्यवस्था करने का, ट्रांसपोर्ट यातायात का, फॉर विजिटिंग आगंतुक या फिर आने वाले, पिलग्रिम मतलब होता है जो भक्त होते हैं या फिर जो तीर्थयात्री होते हैं उनको पिलग्रिम बोलते हैं। तो अरविंद ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था करने का व्यापार संभाल लिया या फिर शुरू किया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अरविंद ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था करने का व्यापार प्रारंभ किया या फिर संभाल लिया, जैसे याद हो जाए बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से बता चुका हूँ, तो चलिए एक ही तरीका पकड़ के अपना लेते हैं यहाँ पे कि अरविंद ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था करने का व्यापार प्रारंभ किया या फिर संभाल लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग मतलब खान पान की व्यवस्था करने वाला, कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है, आप बोलते हैं ना कि इसका कॉन्ट्रैक्ट फला आदमी को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेकेदार, तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। एंड शिव प्रकाशन बिकेम बन गया कैटरिंग यानी खान पान की व्यवस्था करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। फॉर द साउथर्न रेलवे, तो साउथर्न मतलब दक्षिणी, रेलवेज मतलब रेलवे या फिर हाँ दक्षिणी रेलवे ही बोलिए। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बन गया। चलो एक बार खुद से अपने आप से पढ़ लेना, आगे चलते हैं। अब आगे ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग यानी दौरान, द एनुअल वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम। अब देखिए, चलिए आसान शब्दों में, कल्याण का मतलब विवाह होता है, शादी, ठीक है, लेकिन कल्याण हम यहाँ पे कल्याण को कल्याण ही पढ़ेंगे, यानी कल्याणम को कल्याणम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय आवर फैमिली, ये वाला क्लियर हो गया ना। ड्यूरिंग मतलब समय या फिर दौरान, ठीक है, के दौरान या फिर के समय। तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय आवर फैमिली हमारा परिवार यूज टू अरेंज मतलब व्यवस्था करना, यूज टू अरेंज यानी व्यवस्था किया करता था, बोट्स नावों की, विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म का यहाँ पे तात्पर्य है स्पेशल मतलब विशेष, प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा, विशेष चबूतरे वाली। फॉर कैरिंग आइडल्स, कैरिंग ले जाने के लिए, आइडल्स ऑफ द लॉर्ड भगवान की मूर्तियाँ, आइडल ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान की मूर्तियाँ, फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से टू द मैरिज साइट विवाह स्थल तक, मैरिज साइट यानी विवाह स्थल तक। तो अब देखिए एक एक बता दिया ना, अब पूरा जोड़ के कैसे पढ़ना है ये समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या फिर के समय, ठीक है, भटक तो नहीं रहे हो ना। वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नावों की व्यवस्था किया करता था। एक एक टॉपिक इतना स्लो बताया ताकि सारा टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। आवर फैमिली यानी हमारा परिवार, यूज टू अरेंज यानी व्यवस्था किया करता था, बोट्स मतलब नावों की, विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म विशेष चबूतरे वाली, फॉर कैरिंग ले जाने के लिए, आइडल्स ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान की मूर्तियों को, फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से टू द मैरिज साइट विवाह स्थल तक, ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा, दोबारा पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद से पढ़ो। पढ़ लिया? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है। जब आप पढ़ लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा।
तो अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया। तो वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नावों की व्यवस्था करता था। सिचुएटेड, जो कि स्थित था, ठीक है, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द पॉन्ड, तालाब के, कॉल्ड, जिसका नाम था रामातीर्था, यानी तालाब का नाम क्या था? रामातीर्थ, यानी राम तीर्थ। विच, जो, वाज नियर, नज़दीक था, आवर हाउस, हमारे घर के पास, जो हमारे घर के पास था। तो इसको उल्टा पढ़ना होगा कि विच, जो, वाज, था, नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास, राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। ठीक है, तो जो हमारे घर के पास था राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। अब किसकी बात हो रही है? वो जो विवाह स्थल था ना, वो राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। और वो कहाँ था? इनके घर के पास था। भटकना मत, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है, डरो मत, है ही नहीं कुछ इसमें। सीधी सी बात है कि वो जो नाव थी वो भगवान की मूर्ति को मंदिर से उठाती थी और ले जाकर के विवाह स्थल पर रख देती थी, यानी विवाह स्थल तक पहुंचाना उनका काम था। अब कहने का मतलब विवाह स्थल यानी शादी कहाँ होती थी? तो शादी राम तीर्थ में होती थी। अब ये राम तीर्थ कहाँ था? राम तीर्थ एक तालाब का नाम था जो कि इनके घर के पास स्थित था। तो पूरा जोड़कर पढ़ेंगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? कि वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नावों की व्यवस्था करता था, जो कि हमारे घर के नज़दीक राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। क्लियर हो गया? यानी वो मूर्तियाँ कहाँ ले जाते थे? वो मूर्तियाँ राम तीर्थ नामक तालाब में ले जाते थे, और राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में वो स्थान था जहाँ पर भगवान का विवाह होता था। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब आपका काम है वीडियो पॉज करो और यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद से पढ़ लो, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके पढ़ लेना। ठीक है, बार बार बताने से वीडियो लंबा होता है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, इवेंट मतलब घटनाएं, फ्रॉम द रामायण यानी रामायण की, तो रामायण की घटनाएं, एंड फ्रॉम द लाइफ, जीवन की, ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं। तो दो घटनाएं हैं, इवेंट मतलब घटना, तो फ्रॉम द रामायण यानी रामायण की, और लाइफ ऑफ द प्रॉफिट यानी पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं। तो रामायण की और पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं वर द बेड टाइम स्टोरीज, वर होती थी द बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम स्टोरीज का मतलब, स्टोरी मतलब सबको पता है कहानियाँ, बेड टाइम यानी सोने के समय की, तो बेड टाइम स्टोरीज इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे सोने के समय की कहानियाँ। तो रामायण की और पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की कहानियाँ होती थी, जो मेरी माँ और मेरी दादी माँ उट्टेल सुनाया करती थी द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन आवर फैमिली, हमारे परिवार की। जो मेरी माता जी व दादी या फिर ग्रैंड मदर, दादी, हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। तो पूरा जोड़कर पढ़ना हो तो रामायण और पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की कहानियाँ होती थी, जो मेरी माँ और मेरी दादी माँ हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। ये इमेज में देख सकते हैं कि कैसे लोग भगवान की मूर्ति ला रहे हैं ढोल बाजा बजाते हुए, और ये लोग कैसे नाव की तैयारियां कर रहे हैं, यानी नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस वाले पैसेज में मुझे कुछ जटिल हिंदी शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो रामेश्वरम एलिमेंट्री यानी प्राथमिक स्कूल मतलब स्कूल, तो रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल, इसका मतलब तो ये हो गया। 5th स्टैंडर्ड मतलब 5वीं कक्षा,
आई वॉज मैं था, वन डे एक दिन। तो एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में था, अ न्यू टीचर एक नए अध्यापक केम टू आवर क्लास, हमारे विद्यालय में आए। क्लास है तो कक्षा में आए, ठीक है। तो एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में था, एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज्ड टू वियर, मैं पहना करता था, एक कैप, एक टोपी। मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क्ड, मार्क मतलब चिन्ह, विच जो चिन्हित करती थी, मी मुझे, एज अ मुस्लिम एक मुस्लिम के रूप में, या फिर जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में दर्शाती थी, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कलाम जी टोपी पहनकर बैठे हैं और बाकी के सभी बच्चे जनेऊ धारण किए हुए हैं, यानी ये चीज़। तो मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में दर्शाती थी, या फिर जो मेरा मुस्लिम होना चिन्हित करती थी, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ लो कि मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में दर्शाती थी। एंड और आई ऑलवेज, मैं हमेशा बैठा करता था, सेट मतलब बैठना, और मैं हमेशा बैठा करता था इन द फ्रंट रो, फ्रंट मतलब सबसे आगे, रो मतलब पंक्ति, तो अगली पंक्ति में, यानी सबसे आगे बैठना, ठीक है। बच्चे लालायित होते हैं सबसे आगे बैठने के लिए, तो वही चीज़। तो एंड आई ऑलवेज सेट, और मैं हमेशा बैठा करता था इन द फ्रंट रो, फ्रंट मतलब होता है अगली या फिर आगे वाली, रो मतलब पंक्ति, तो मैं हमेशा अगली या फिर सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठा करता था। नेक्स्ट मतलब बगल में, टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री, ठीक है। फिर से रामानंद पढ़ रहा था, तो रामानंद शास्त्री के बगल में। क्लियर हो गया कि मैं हमेशा अगली पंक्ति में या फिर सबसे आगे वाली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल बैठा करता था। हु जो वोर पहनता था, द सैक्रेड थ्रेड मतलब पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, थ्रेड मतलब धागा, अब धागा नहीं कह सकते, जनेऊ कहेंगे। जो पवित्र जनेऊ पहना करता था, यानी ब्राह्मण का लड़का था तो वो जनेऊ पहना करता था। अगर आपको नहीं पता कि जनेऊ क्या है तो अपने परिवार में किसी से भी पूछ लीजिए, अपने माता पिता से पूछ लीजिए, तो वो आपको बता देंगे जनेऊ क्या है, ठीक है। जो पवित्र जनेऊ पहना करता था। अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। तो एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में था, हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। मैं एक टोपी पहना करता था जो मुझे एक मुस्लिम के रूप में दर्शाती थी, और मैं हमेशा अगली पंक्ति में या फिर सबसे आगे वाली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल बैठा करता था, जो पवित्र जनेऊ पहनता करता था या फिर जो पवित्र धागा पहना करता था। अब पवित्र धागा मत बोलिएगा, आप बोलिएगा जो पवित्र जनेऊ पहना करता था। आगे, दैट न्यू टीचर, नए अध्यापक को कुड नॉट स्टोमच मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि इनको ये बात हजम नहीं हो रही। आपने कहते सुना होगा कि अब तुमने ये बात तो इसको बता दी है लेकिन इसे ये बात पचेगी नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके उगल देगा, यानी किसी न किसी से ये बात कह देगा। हजम ना होना यानी बर्दाश्त ना होना। तो द न्यू टीचर, नए अध्यापक को कुड नॉट स्टोमच, ये हजम नहीं हुआ, यानी नए अध्यापक को ये बात हजम नहीं हुई कि आ हिंदू प्रीस्ट सन, कि एक हिंदू प्रीस्ट पुजारी का सन बेटा सिटिंग बैठे विथ अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के साथ। तो नए अध्यापक महोदय को एक हिंदू पुजारी लड़के का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठना हजम नहीं हुआ, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स, और इसके अनुसार, इन अकॉर्डिंग्स इसके अनुसार, ठीक है। विथ आवर सोशल रैंकिंग, विथ आवर सोशल रैंकिंग यानी सोशल यानी सामाजिक, रैंकिंग मतलब स्तर, आवर मतलब हमारे, और हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स विथ आवर सोशल रैंकिंग, तो हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, एज द न्यू टीचर सॉ इट, एज द न्यू टीचर, जैसा कि नए अध्यापक ने देखा, ठीक है। जैसा कि नए अध्यापक ने देखा या फिर नए अध्यापक के अनुसार, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सॉ लिखा है तो हम बोल देंगे जैसा कि नए अध्यापक महोदय ने देखा, या फिर जैसा कि नए अध्यापक ने देखा,
ठीक है। तो इन अकॉर्डिंग्स विथ आवर सोशल रैंकिंग, तो हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार जैसा कि नए अध्यापक ने देखा, आई वाज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, टू गो कि मैं जाऊं एंड सिट और बैठ जाऊं ऑन द बैक बेंच। बैक बेंच, आपको पता है बैक बेंच यानी बोलते हैं ना बैक बेंचर। बैक बेंचर यानी जो सबसे पीछे बैठते हैं उनको बैक बेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पीछे जाकर बैठने के लिए कहा गया या फिर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। तो आई वाज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, टू गो कि मैं जाऊं एंड सिट और बैठ जाऊं ऑन द बैक बेंच, सबसे पीछे वाली सीट पर, ठीक है। या फिर सबसे अंतिम पंक्ति में, क्योंकि पंक्ति में बैठते थे तब बच्चे, ये देखिए तब डेस्क और बेंच नहीं हुआ करती थी, यानी ये आगे बैठे हैं तो इनसे कहा कि आगे मत बैठो, सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तो बेटा आप चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, बैक बेंच यानी सबसे पीछे वाली सीट पर या फिर सबसे पीछे वाली पंक्ति में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे आसान शब्दों में कि मुझसे कहा गया कि मैं जाऊं और जाकर सबसे पीछे पंक्ति में सबसे पीछे बैठ जाऊं, ठीक है। आसान है। पुराने ज़माने के हिसाब से पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ सकते हो, या फिर आसान शब्दों में आपको ना याद हो रहा हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि मुझसे कहा गया कि मैं जाऊं और जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाऊं, ठीक है। या फिर आप पुराने ज़माने के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से बोलना चाहें, थोड़ा सा अपना प्रभाव जमाना चाहें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मुझसे कहा गया कि मैं जाऊं और जाकर पंक्ति में सबसे पीछे वाले स्थान पर बैठ जाऊं। तो चलो जैसा आपका मन आप वैसे पढ़ सकते हो। अगर याद नहीं होता तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि मुझसे कहा गया कि मैं जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठ जाऊं। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और वैसा ही, एंड सो और वैसा ही दुख, डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री को भी हुआ। तो मुझे बहुत दुख हुआ और वैसा ही दुख रामानंद शास्त्री को भी हुआ। दो घनिष्ठ मित्र हों और आप उन्हें अलग कर दें, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप अपने दोस्त से बातें कर रहे हो और आपके टीचर बोलें कि जाओ तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ। तो जब आपको अलग बैठाया जाता है अपने मित्र से तो कितना बुरा लगता है। ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, वही चीज़। तो आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ और ऐसा ही दुख रामानंद शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, ही लुक्ड वहाँ पड़ा या फिर वो दिखाई पड़ा, अटरली डाउनकास्ट यानी बहुत दुखी, तो वह बहुत दुखी दिखाई पड़ा। एज जब, आई मैं, शिफ्टेड स्थानांतरित हुआ। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। टू माई सीट, अपने स्थान पर, इन द लास्ट रो, लास्ट मतलब अंतिम, रो मतलब पंक्ति में, ठीक है। तो अंतिम पंक्ति में अपने स्थान पर स्थानांतरित हुआ, अर्थात मैं उसके बगल से उठकर सबसे पीछे जाकर बैठ गया। तो वह बहुत दुखी दिखाई पड़ा जब मैं अपने स्थान पर, या फिर आप ऐसे पढ़ो कि जब मैं अंतिम पंक्ति में अपने स्थान पर स्थानांतरित हुआ, ठीक है। द इमेज, वह चित्र, ऑफ हिम, उसका वो चित्र, वीपिंग, रोता हुआ, उसके रोने का वह चित्र, अर्थात वो रोने लगा। कौन रोने लगा? रामानंद, रामानंद शास्त्री रोने लगा। तो द इमेज मतलब फोटो या फिर चित्र, हिम मतलब उसका, वीपिंग मतलब रोने का, तो उसके रोने का चित्र, व्हेन जब, आई शिफ्टेड, इसको छोटा करना होगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये बाद में समझो, पहले इतना समझो। इतने का मतलब है कि उसके रोने का चित्र, व्हेन जब, आई शिफ्टेड मैं स्थानांतरित हुआ, टू द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति पर, ठीक है, अंतिम पंक्ति में या फिर अंतिम पंक्ति पर, लेफ्ट द लास्टिंग, लेफ्ट ने छोड़ा, यहाँ पर भी छोटा करेंगे, ये लेफ्ट द लास्टिंग ये अलग है। अब जोड़कर पढ़ो, अब जोड़कर कैसे पढ़ना है इसको देखो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, यानी इसका मतलब है कि उसके रोने का चित्र। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, लास्ट रो, लास्ट रो मतलब अंतिम पंक्ति, तो व्हेन जब, आई मैं, अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ, लेफ्ट ने छोड़ा, अ लास्टिंग इम्प्रेशन, हमेशा रहने वाला या फिर चिरस्थायी, चिरस्थायी, लॉन्ग लास्टिंग यानी लास्टिंग मतलब जो बहुत लंबे समय तक टिका रहे, बना रहे,
चिरस्थायी एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है दीर्घकाल तक रहने वाला, तीसरा वर्ड है लंबे समय तक टिकने वाला या फिर लंबे समय तक साथ रहने वाला। अब मैं बोलूँगा चिरस्थायी। एक चिरस्थायी प्रभाव मुझ पर छोड़ा। अब कैसे पढ़ेंगे पूरा? तो जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उसके रोने का चित्र या फिर उसके रोने के चित्र ने मुझ पर एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा। अर्थात मुझे ये बात हमेशा याद रही कि जब मैं अंतिम स्थान पर गया था, यानी लास्ट बेंच पर गया था, सबसे पीछे जाकर बैठा था, तो रामादद रोने लगा था। ठीक है, अब पूरा जोड़कर पढ़ा दिया। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। सबसे पहले इसे पढ़ना है कि व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं, शिफ्टेड मतलब स्थानांतरित हुआ, टू द लास्ट रो, लास्ट मतलब अंतिम, रो मतलब पंक्ति में, लेफ्ट यानी छोड़ना, आ लास्टिंग एक हमेशा रहने वाला या फिर चिरकाल तक रहने वाला या फिर चिरस्थायी, इम्प्रेशन मतलब प्रभाव, ऑन मी यानी मुझ पर, द इमेज मतलब चित्र या फिर फोटो, ऑफ हिम मतलब उसके, वीपिंग मतलब रोने की। तो जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उसके रोने के चित्र ने मुझ पर एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा। अब वीडियो को पॉज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद से पढ़ लो, अपने आप आ जाएगा। अब और ध्यान से समझो। आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद। अब जब भी स्कूल में आपको कोई टीचर मारता है तो आप घर जाते हो बताते हो ना कि मम्मी पापा आज इस अध्यापक ने हमको पीटा है, तो आपके माता पिता उस अध्यापक की अच्छे से खबर लेते हैं। वही चीज़। तो आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, यानी हम अपने अपने घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने माता पिता को बताया, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। तो स्कूल के बाद हम अपने अपने घर गए और हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समोन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने समोन्ड बुलवाया द टीचर, उस अध्यापक को। तो लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलवाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही, आवर प्रेजेंस हमारी उपस्थिति में ही, टोल्ड द टीचर, उन्होंने अध्यापक से कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, कि उसे नहीं स्प्रेड करना चाहिए, उसे फैलाना नहीं चाहिए, द पॉइजन, जहर या फिर विष, जहर को, उसे जहर को फैलाना नहीं चाहिए, ऑफ सोशल, सामाजिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इक्वल मतलब समान, और इनइक्वल यानी असमान, यानी सामाजिक असमानता को, यानी सामाजिक असमानता के, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस यानी कम्युनल इंटॉलरेंस, उसका हिंदी लिख देता हूँ मैं। इसकी हिंदी होती है सांप्रदायिक असहिष्णुता। इसका मतलब कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदू ऊंचे हैं या फिर मुस्लिम ऊंचे हैं, ये जाति नीची है, ये सब कुछ नहीं फैलाना चाहिए। अध्यापक हो आप, आपका काम है शिक्षा देना और बच्चों को ये बताना कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सब एक ही हैं, सबको काटो तो लाल रंग का ही खून निकलेगा, किसी का खून नीला पीला नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, बस आप शिक्षित हो जाओ, ये सारी चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ जाओगे और आपके परिवार के सदस्य, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप इन सब बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पर बने रहते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उन्होंने अध्यापक से कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, कि उसे नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन, जहर को, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता के, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस यानी सांप्रदायिक असहिष्णुता, अर्थात ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कुछ, तो सांप्रदायिक असहिष्णुता के, इन द माइंड्स, मस्तिष्क में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के। ठीक है, मासूम या फिर अबोध भी बोल सकते हैं, लेकिन मासूम बोलिए ज़्यादा सही है, मासूम बच्चों के। तो अब इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि उन्होंने अध्यापक से कहा कि उसे मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता के जहर को फैलाना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया?
तो स्कूल के बाद हम अपने अपने घर गए और हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलवाया और हमारी उपस्थिति में ही उन्होंने अध्यापक से कहा कि उसे मासूम बच्चों के मस्तिष्क में, माइंड मतलब मस्तिष्क, तो मासूम बच्चों के या फिर अबोध बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता के जहर को नहीं घोलना चाहिए या फिर नहीं फैलाना चाहिए। स्प्रेड मतलब फैलाना या फिर घोलना भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी के वर्ड्स में ये सटीक बैठता है, ठीक है, मतलब बोलने में भी अच्छा लगता है। स्प्रेड मतलब फैलाना ही होता है, आप चाहे तो सीधा सीधा बोल सकते हैं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली यानी ही मतलब उन्होंने, ब्लंटली यानी साफ साफ या फिर स्पष्ट शब्दों में, आस्क्ड पूछा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूछा, द टीचर अध्यापक से, टू एदर अपोलाइज कि या तो वो माफ़ी मांग ले। उन्होंने साफ साफ अध्यापक से पूछा मत बोलिए, आप ऐसे कहिए कि उन्होंने साफ साफ अध्यापक से कहा कि या तो वो माफ़ी मांग ले और या फिर क्विट द स्कूल, स्कूल को छोड़ दे, एंड द आइलैंड और इस द्वीप को छोड़ दे, अर्थात इस द्वीप को, इस स्कूल को छोड़ दे और द्वीप को छोड़कर चला जाए, अर्थात पूरे क्षेत्र को ही छोड़ दो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ से वापस चले जाओ। तो उन्होंने साफ साफ अध्यापक से कहा कि या तो वो माफ़ी मांग ले या फिर इस विद्यालय को छोड़ दे और द्वीप को छोड़ दे या फिर द्वीप को छोड़कर चला जाए, ठीक है, गलती मत करना। आसान शब्दों में उन्होंने साफ साफ अध्यापक से कहा कि या तो वो माफ़ी मांग ले या फिर वो स्कूल और द्वीप को छोड़ दे। अब अगली लाइन, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, नॉट ओनली ना केवल, यानी दो बातें होगी इस सेंटेंस में। तो नॉट ओनली ना केवल, डिड द टीचर उस अध्यापक को, रिग्रेट पछतावा हुआ, हिज बिहेवियर अपने बिहेवियर पर, अपने बर्ताव पर, ठीक है, या फिर व्यवहार भी बोल सकते हैं। तो अध्यापक को ना केवल अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ बट बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस, स्ट्रॉन्ग मतलब तीव्र, सेंस प्रवाह, ऑफ कन्विक्शन यानी धारणा, ठीक है, या फिर प्रभाव भी बोल सकते हैं, लक्ष्मण शास्त्री की, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री की धारणा का एक तीव्र प्रवाह प्रवाहित हुआ, कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड, अल्टीमेटली जिसने अंततः, कन्वेड रिफॉर्म्ड, कन्वे यानी कन्विंस कर लेना, ठीक है, अध्यापक को कन्विंस कर लिया उन्होंने, कन्वेड रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, तो कन्वेड रिफॉर्म जिसका मतलब है सुधार देना, ठीक है, दिस यंग टीचर, इस युवा अध्यापक को, जिसने अंततः इस युवा अध्यापक को सुधार दिया, कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड यानी सुधार दिया। पूरा जोड़कर कि उस अध्यापक ने ना केवल अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी या फिर उस अध्यापक को ना केवल अपने व्यवहार के लिए पछतावा हुआ बल्कि लक्ष्मण शास्त्री की धारणा का एक तीव्र प्रवाह प्रभावित हुआ या फिर एक तीव्र प्रवाह प्रवाहित हुआ, जिसने अंततः इस युवा अध्यापक को रिफॉर्म कर दिया, सुधार दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से आप यानी स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, वीडियो बस लंबा हो जाता है। तो चलिए, ऑन द होल यानी कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी, ये छोटा सा समाज, ऑफ रामेश्वरम का, तो रामेश्वरम का ये छोटा सा समाज, वाज वेरी रिजिड, बहुत कठोर था, इन टर्म मामले में, ऑफ द सेग्रेशन यानी अलगाव के मामले में, ऑफ डिफरेंट अलग अलग सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समुदायों के। कुल मिलाकर रामेश्वरम का ये छोटा सा समाज सामाजिक यानी अलग अलग सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में बहुत ज़्यादा कठोर था, ठीक है। कुल मिलाकर रामेश्वरम का ये छोटा सा समाज विभिन्न या फिर अलग अलग सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में वेरी रिजिड, बहुत कठोर था। हाउएवर,
फिर भी, हाउएवर फिर भी, या फिर यद्यपि, यद्यपि या फिर भी। फिर भी आप फिर भी बोलेंगे, हाउएवर फिर भी। माय साइंस टीचर, मेरे साइंस विज्ञान के टीचर अध्यापक, मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर, शिव आगे शिव है, फिर उसके बाद सुब्रमण्य अय्यर। तो शिव सुब्रमण्य अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विथ अ वेरी कंसर्वेटिव वाइफ, एक रूढ़िवादी पत्नी वाले। ठीक है, तो एक रूढ़िवादी पत्नी वाले थे। और पूरा जोड़कर आप पढ़े ऐसे, फिर भी मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विथ अ वेरी कंसर्वेटिव वाइफ, और रूढ़िवादी पत्नी वाले थे। वाट समथिंग, और वो कुछ रेबल मतलब विद्रोह करने वाला, वो कुछ विद्रोही थे, अर्थात समाज की असमानता को वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया टू ब्रेक, तोड़ने का, सोशल बैरियर्स, बैरियर सोशल यानी सामाजिक बंधनों को, सोशल बैरियर्स यानी सामाजिक बंधनों को, सो दैट ताकि पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स, विभिन्न बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, सब कुछ, ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग कुड मिंगल इजीली, आसानी से कुड मिंगल, एक दूसरे से मिल सकें या फिर आपस में मिल सकें। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, या फिर उन्होंने पूरा प्रयास किया तोड़ने का, सोशल बैरियर सामाजिक बंधनों को, तो उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग आपस में आसानी से मिल सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड, वो बिताते थे, आवर्स घंटों, वो घंटों बिताते थे, विथ मी मेरे साथ, एंड वुड से, और कहते थे, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम कलाम, आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप शो तुम विकास करो, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो, दैट यू आर ऑन पार, ताकि तुम योग्य हो जाओ, विद द हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े होने के लिए, ऑफ द बिग सिटीज़, बड़े शहरों के, पीपल मतलब लोग, नहीं समझ में आया। कलाम, मैं आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू डेवलप सो, कि तुम विकसित हो जाओ या फिर तुम विकास करो, दैट ताकि, यू आर ऑन पार, ताकि तुम खड़े हो सको, विद द हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित पीपल, लोगों के साथ, ऑफ द बिग सिटी, बड़े शहरों के। ठीक है, तो कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े हो सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे बुलाया, टू हीज होम, अपने घर, फॉर अ मील, भोजन के लिए। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वाज हॉरिफाइड, भयभीत हो गई या फिर उनकी पत्नी डर गई, एट द आइडिया, विचार से, ऑफ एन मुस्लिम बॉय, की एक मुस्लिम लड़का, बीइंग इनवाइटेड, बुलाया गया है, टू डाइन, भोजन के लिए, इन हर उनके, रिचुअली, धार्मिक विधि विधान से, प्योर, पवित्र, किचन में या फिर रसोई घर में। आप ऐसे पढ़िए, इसको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कि उनकी पत्नी, पूरा जोड़कर पढ़िए, उनकी पत्नी अपने धार्मिक विधि विधान से पवित्र रसोई घर में, ठीक है, रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत हो गई। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वाज हॉरिफाइड, भयभीत हो गई, एट द आइडिया, विचार से। तो उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई। विचार क्या है? ऑफ अ मुस्लिम लड़का, की एक मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया है, टू डाइन, भोजन के लिए, इन हर रिचुअली, उनके धार्मिक विधि विधान से, पवित्र रसोई घर में। तो उनकी पत्नी अपने धार्मिक विधि विधान से पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत हो गई। रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू सर्व मी, सर्व मतलब भोजन परोसने के लिए, मी मतलब मुझे,
इन हर किचन, अपने किचन में या फिर अपने रसोई घर में। उन्होंने अपने रसोई घर में मुझे भोजन परोसने से मना कर दिया, अर्थात उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने किचन में उसको नहीं खिलाऊंगी, बाहर खिलाओ ले जाके। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परट्रीब्यूटेड। शिव सुब्रमण्य अय्यर यानी शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परट्रीब्यूटेड, परेशान नहीं हुए। शिव सुब्रमण्य अय्यर परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर, और ना ही वो अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए या फिर नाराज हुए। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, शव्ड मी, उन्होंने मुझे भोजन परोसा विथ हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथों से। एंड सैट डाउन, और बैठ गए बिसाइड मी, मेरे बगल, टू ईट हिज मील, अपना भोजन करने के लिए, और भोजन करने के लिए मेरे बगल बैठ गए। ठीक है, तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा और भोजन करने के लिए मेरे बगल बैठ गए, अर्थात दोनों लोग साथ साथ बैठकर खाने लगे। हिज वाइफ वाच्ड, उनकी पत्नी ने देखा, हिज वाइफ वाच्ड, उनकी पत्नी ने देखा, अस, हमें, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर यानी रसोई घर के दरवाजे के बिहाइंड, पीछे से उनकी पत्नी ने हमें देखा। आई वॉन्डर, मुझे लगा, वेदर, क्या, वेदर की क्या, सी, उन्होंने, हैड ऑब्जर्व्ड, महसूस किया होगा या फिर पाया होगा, एंड डिफरेंस, कोई अंतर। छोटा करो यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है आई वंडर, मुझे लगा कि क्या उन्होंने कोई अंतर या फिर कोई फर्क पाया होगा। इन द वे, जिस तरह से, आई एट राइस, मैंने चावल खाया, ड्रैंक वाटर, पानी पिया, और क्लीन्ड, साफ कर दिया, द फ्लोर, फर्श को, आफ्टर द मील, भोजन के बाद, और भोजन के बाद फर्श को साफ किया। तो मुझे लगा कि क्या उन्होंने कोई अंतर पाया होगा, जिस तरह से मैंने चावल खाया, पानी पिया और भोजन के बाद फर्श को साफ किया। When I was leaving his house, when, जब, I was, मैं, leaving, जा रहा था, his house, उनके घर से, यानी जब मैं उनके घर से जाने लगा, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर यानी शिव सुब्रमण्य अय्यर ने इनवाइटेड, आमंत्रित किया, मी, मुझे आमंत्रित किया, टू ज्वाइन हिम, कि मैं उनके साथ डिनर, भोजन करूं, अगेन, फिर से, यानी अपने साथ भोजन करने के लिए मुझे फिर से आमंत्रित किया, द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह अंत। वीकेंड मतलब होता है सप्ताह अंत, यानी सप्ताह के अंत में, तो अगले सप्ताह के अंत में यानी अगले संडे को। ठीक है, तो जब मैं उनके घर से जाने लगा, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह के अंत में उनके साथ भोजन करने के लिए दोबारा या फिर से आमंत्रित किया। ठीक है, तो जब मैं उनके घर से जाने लगा, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अगले सप्ताह के अंत में उनके साथ भोजन करने के लिए मुझे फिर से आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब संकोच, तो मेरे संकोच को देखकर, ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व मतलब सोखना होता है एक तरह से, यानी ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन यानी मेरे हेजिटेशन को, मेरे संकोच को ऑब्जर्व करके, यानी देख कर, यानी समझ कर। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मेरे संकोच को देखकर, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कि मैं उदास ना हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अपसेट ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, सेइंग, और उन्होंने कहा, वंस यू डिसाइड, अगर तुम एक बार निश्चय कर लेते हो, टू चेंज द सिस्टम को, यानी व्यवस्था को चेंज, बदलने का, अगर तुम एक बार व्यवस्था को बदलने का निश्चय कर लेते हो, सच प्रॉब्लम, तो ऐसी समस्याओं का, हैव टू बी कन्फ्रंटेड, सामना तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे संकोच को देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परेशान ना हो, और उन्होंने कहा कि अगर तुम एक बार सिस्टम को, एक बार व्यवस्था को बदलने के लिए निश्चय कर लेते हो, तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हीज हाउस, व्हेन आई विजिटेड, जब मैं गया, हीज हाउस, उनके घर, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो जब मैं उनके घर अगले सप्ताह गया, यानी इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने टुक मी, यानी शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी टुक मी, मुझे ले गई, इनसाइड हर किचन, अपने किचन के अंदर, यानी अपने रसोई घर के अंदर ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड, और उन्होंने मुझे भोजन कराया,
विथ हर ओन हैंड, अपने खुद के हाथों से या फिर अपने स्वयं के हाथों से। तो इसको ऐसे पढ़ना है कि जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे अपने किचन में ले गई या फिर अपने रसोई घर के अंदर ले गई और मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन कराया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पंडित जी हैं और अब्दुल कलाम जी हैं और उनकी पत्नी हैं। ये किचन है, ये चूल्हा है, सब कुछ तो है। तो देन द सेकेंड वर्ल्ड वार, देन तब द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड मतलब द्वितीय, वर्ल्ड वार विश्व युद्ध, तब द्वितीय विश्व युद्ध वाज ओवर, समाप्त हो गया था। एंड इंडियंस, इंडियाज है, इंडिया यानी भारत की, फ्रीडम मतलब आज़ादी, वाज इमिनेंट, भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। इंडियंस, भारतीय, विल बिल्ट, बिल्ट यानी निर्माण करेंगे, देयर ओन, अपने खुद के इंडिया, भारत का, भारतीय अपने स्वयं के भारत का या फिर अपने खुद के भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है, आप ऐसे पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ कि भारतीय अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने घोषणा की। द होल कंट्री, सारा देश, वाज फिल्ड, भर गया, विथ एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड की हिंदी होती है अभूतपूर्व या फिर अपूर्व या फिर बेमिसाल या फिर बेजोड़ या फिर अद्वितीय। ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, आशावाद यानी सब लोग आशा करने लगे कि अब हम लोग आज़ाद होंगे, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, यानी सबके अलग अलग सपने थे आज़ादी को लेकर। तो वही चीज़, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बेमिसाल आशावाद से या फिर अभूतपूर्व आशावाद से भर गया, सारा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। क्लियर है, आसान है। या फिर बेमिसाल भी पढ़ सकते हैं कि बेमिसाल आशावाद से भर गया, यानी सब लोग प्रसन्न हो गए, सब लोग को आशाएं होने लगी कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे ये सपने, हम ये करेंगे वो करेंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माय फादर, मेरे पिता से, फॉर परमिशन यानी अनुमति मांगी। तो मैंने अपने पिता से अनुमति मांगी, इसको एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं, ये इतना पूरा। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन, परमिशन मतलब होता है अनुमति, यानी सीधा सीधा इसका मतलब है कि मैंने अपने पिता से कहा, आस्क मतलब कहा, यानी कहा मतलब बताया, मैंने अपने पिता को बताया, यानी हम सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो वही चीज़। आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन, यानी इस पूरे को आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैंने अपने पिता से कहा टू लीव रामेश्वरम, टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम लीव, छोड़ने के लिए। ठीक है, तो मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने एंड और स्टडी, अध्ययन करने के लिए, एट द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जनपद या फिर जिला, हम जनपद ही पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स मतलब होता है मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, इन रामानंतपुरम, रामानंतपुरम, तो रामानंतपुरम के, इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ। देखिए हर जगह पर पेन चल रही है, तो मैंने पहले पेन का कैप बंद किया। अब देखिए, आई आस्क्ड माय फादर, यानी इसका मतलब हो जाएगा मैंने अपने पिता से कहा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि आई आस्क्ड माय फादर, मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा और रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में, इन मतलब में, अध्ययन करने को कहा। ठीक है, दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैं ये रामेश्वरम छोड़ दूंगा, मैं रामेश्वरम छोड़कर, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि पिताजी मैं घर छोड़कर अब इलाहाबाद जाऊंगा, वहाँ पे तैयारी करूंगा, वहाँ पे पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए वही चीज़। तो आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन, यानी मैंने अपने पिता से कहा टू लीव रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम छोड़ने के लिए, एंड और स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम, और रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कहा। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे पढ़ने जाना चाहता हूँ। आसान शब्दों में एक बार पढ़ा दूँ तो ख़त्म हो जाए।
तो आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव फ्रॉम रामेश्वरम। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जा रहा हूँ, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन करने को कहा। याद हो गया कि मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन करने को कहा। एक लाइन में सब कुछ बता दिया। अब बार बार बताने का मतलब नहीं है, अलग अलग पढ़ना चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा और रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन करने के लिए कहा। लेकिन इस तरह से 2 बार कहा बोलना पड़ेगा, लेकिन जैसा आपको याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये अंतिम है। तो कहते हैं कि ही टोल्ड मी, ही मतलब उन्होंने, टोल्ड मतलब बताया, मी मतलब मुझे, उन्होंने मुझे बताया, एज इफ मानो, थिंकिंग सोचते हुए, अलाउड जोरों से या फिर ऊंची आवाज़ में। तो मानो एज इफ यानी मानो, थिंकिंग सोचते हुए, ही उन्होंने मुझे ऊंची आवाज़ में बताया। मानो सोचते हुए उन्होंने मुझे ऊंची आवाज़ में बताया, अब्दुल आई नो मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो कि तुम्हें जाना है, गो अवे यानी तुम्हें जाना है, टू ग्रो उन्नति करने के लिए। ठीक है, अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें उन्नति करने के लिए गो अवे जाना है। डज द सीगुल, सीगुल क्या होता है पहले समझिए। सीगुल यानी एक समुद्री पक्षी होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग एक कहावत पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो हवा में भी उड़ सकता है, पानी में तैर भी सकता है और ज़मीन पर चल भी सकता है। वो होता है समुद्री सीगुल पक्षी। उसकी इमेज आ रही है नीचे, आप देख सकते हैं। इस पक्षी की विशेषता होती है कि ये उड़ता भी है, तैरता भी है और ज़मीन पर चलता भी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी, यानी बचपन से कई लोग पूछते हैं कहावत में, मैंने सोचा आज आपको बता दूं। चलिए, तो डज द सीगुल, क्या सीगुल यानी क्या समुद्री सीगुल पक्षी नॉट फ्लाई नहीं उड़ता, अक्रॉस द सन सूर्य के अक्रॉस पार, सूर्य के पार, अलोन अकेला, एंड विदाउट अ नेस्ट बिना किसी घोंसले के। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कह रहे हैं कि तुम जब इस स्थान को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा घोंसला तुम्हारे साथ नहीं होगा, अर्थात तुम अपने घर को छोड़कर जाओगे। दूसरी बात, तुम अलोन हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे परिवार के सभी लोग यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्नति करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, और जब तुम इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ोगे तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, उन्नति कर सकोगे। ठीक है, तो वही चीज़। तो डज द सीगुल, क्या समुद्री सीगुल पक्षी नॉट फ्लाई नहीं उड़ता, अक्रॉस द सन सूर्य के पार, अकेला और बिना घोंसले के। ठीक है, तो क्या समुद्री सीगुल पक्षी सूर्य के पार नहीं उड़ता, अकेला और बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड, कोट मतलब होता है उद्धृत करना। अब ये उद्धृत क्या है, खलील गिब्रान एक ऐसे व्यक्ति थे जो कोट्स लिखते थे, जैसे कबीर दास जी थे, वो छोटे छोटे दोहे लिखते थे, वैसे खलील गिब्रान भी कुछ कोट्स लिखते थे। कोट मतलब कुछ पंक्तियाँ लिखते थे, और वो उन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। जैसे कि वो लिख देते थे कि हार मत मानो, आगे बढ़ो, और जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, कुछ भी। तो अब ये उद्धृत क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये पंक्तियाँ रामायण से उद्धृत हैं। उद्धृत मतलब ली गई हैं। ठीक है, उद्धृत मतलब ली गई हैं। तो खलील गिरबान की कोट, तो खलील गिरबान ही मतलब उन्होंने, कोट मतलब सुनाया या फिर बताया या फिर उद्धृत किया। खलील गिब्रान एक व्यक्ति का नाम है, जैसे अमित दुबे, राहुल तिवारी, सुनील मौर्य, इस तरह से खलील गिब्रान। तो खलील गिब्रान को उद्धृत किया। टू माई हेसिटेटेड मतलब माता जी जो होती हैं, जब बच्चे कहते हैं कि मम्मी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मेरे ये सपने हैं और मैं घर छोड़कर इलाहाबाद जाके रहना चाहता हूँ, या फिर मैं दिल्ली जाके IAS PCS की तैयारी करना चाहता हूँ, तो माता जी थोड़ा संकोच करती हैं, क्योंकि उनमें बच्चों के प्रति बहुत प्रेम होता है और वो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहती।
तो वो हेसिटेट कर रही थी, वो थोड़ी सी हेजिटेंट कर रही थी, यानी संकोच कर रही थी। तो उन्होंने मेरी संकोच करती हुई माँ को उन्होंने मेरी संकोच करती हुई माँ को खलील जिब्रान को उद्धृत किया, अर्थात खलील जिब्रान का एक कोट सुनाया या फिर एक कोट बताया, या फिर खलील जिब्रान को उद्धृत किया, ऐसे ही पढ़ लीजिए। उद्धृत करना अर्थात खलील जिब्रान की कुछ पंक्तियां उन्होंने माँ को सुनाई। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि ये पंक्तियां रामायण से ली गई हैं, यानी ये पंक्तियां रामायण से उद्धृत की गई हैं। ये काव्य रसखान जी के दोहे से लिया गया है, अर्थात ये काव्य रसखान जी के दोहे से उद्धृत किया गया है। समझते हो ना ये सब चीज़? तो वही चीज़ उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान को उद्धृत किया। इसका एकदम हिंदी और शुद्ध वाक्य यही बनेगा। अब बढ़ा चढ़ा के आप ऐसे भी पढ़ सकते हो आसान शब्दों में कि आपको आसानी से याद रहे। उद्धृत याद हो जाता है, आप ऐसे याद करो ना कि ये पंक्तियां रामायण से उद्धृत हैं, याद हो गया कि उद्धृत मतलब ये वाक्य वही याद हो जाएगा आपको कि उद्धृत मतलब लिया गया है, अर्थात खलील जिब्रान की लिखी एक पंक्ति सुनाई उन्होंने। ठीक है, पंक्ति सुनाई या फिर पंक्ति बताई। उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान की एक पंक्ति बताई, या फिर उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान की एक पंक्ति सुनाई, या फिर उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान को उद्धृत किया। जो याद हो जाए याद कर लीजिए। उद्धृत बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा, कोई बाध्य नहीं करेगा आपको, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और तीनों सही हैं। योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे आर नॉट योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे आर नॉट योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स ये पुत्र हैं, एंड डॉटर्स और पुत्रियां हैं। ये पुत्र और पुत्रियां हैं, या फिर ये लड़के और लड़कियां हैं, या फिर ये बेटे और बेटियां हैं। ऑफ लाइफ्स जीवन के, लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ इसका मतलब होता है स्वयं की इच्छा। लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं की इच्छा। किसकी स्वयं की इच्छा? लाइफ्स जीवन की। तो जीवन की स्वयं की इच्छा के ये पुत्र और पुत्रियां हैं, अर्थात तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तो योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे आर नॉट योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी इसको ऐसे पढ़ना होगा कि यानी ये जीवन के या फिर जीवन की लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ यानी स्वयं की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। आगे चलें। दे कम थ्रो यू, दे ये आते हैं, कम ये दे कम यानी ये आते हैं थ्रो यू तुम्हारे माध्यम से, अर्थात बच्चों का जन्म माता पिता के माध्यम से होता है। तो दे कम थ्रो यू यानी ये तुम्हारे माध्यम से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू लेकिन तुमसे नहीं, अर्थात तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं, अर्थात इनका जो कर्म है वो पहले से नियति ने तय कर रखा है कि ये क्या करेंगे अपने जीवन में। ईश्वर ने सबको अनमोल बनाया है, और आप भी कभी अपने आप को छोटा मत समझिए। इस संसार में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक आप महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है, जब समय आएगा तो अब आप वो कार्य करेंगे और अवश्य ही कोई महान कार्य करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी चीज़ का जन्म व्यर्थ में नहीं करती। ठीक है, ऑक्सीजन है तो उसकी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी भी आवश्यकता है, वन है तो उनकी आवश्यकता है, नदियां हैं तो उनकी आवश्यकता है, पहाड़ है तो उनकी आवश्यकता है, बादल है तो उनकी आवश्यकता है, मनुष्य है तो उनकी भी आवश्यकता है, और हर मनुष्य की नियति अलग अलग है। तो दे कम थ्रू यू ये तुम्हारे माध्यम से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू लेकिन तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव, यू मे तुम गिव दे सकती हो, देम इन्हें योर लव तुम्हारा प्रेम, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट लेकिन अपने थॉट्स नहीं, लेकिन अपने विचार नहीं। अर्थात हर एक बच्चे का एक अलग सपना होता है, आप उसे अपने विचार नहीं दे सकते कि बेटा ये मत करो, तुम आगे मत बढ़ो, यहीं पर रहो, मेरे साथ रहो। ठीक है, तो तुम अपने विचार उसे नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, फॉर दे क्योंकि उनके पास हैव देयर ओन थॉट्स अपने स्वयं के विचार होते हैं। देयर मतलब अपने, ओन मतलब खुद के, विचार मतलब थॉट मतलब विचार, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के विचार होते हैं। तो एक बार रिवीजन करना चाहे तो आप कर सकते हैं।
कि ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, यानी मानो उन्होंने सोचते हुए ऊंची आवाज़ में मुझे बताया, अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम उन्नति करने के लिए जाना चाहते हो। क्या समुद्री सीगुल पक्षी सूर्य के पार उड़ नहीं सकता, अकेला और बिना किसी घोंसले के? उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील गिब्रान का एक कोट सुनाया, या फिर उन्होंने, आप आसान शब्दों में ऐसे ही पढ़ो कि उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान को उद्धृत किया। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये तुमसे आते हैं, यानी ये तुम्हारे माध्यम से आते हैं, बट तुमसे नहीं। ये तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो, लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के विचार होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये भी कमेंट करके बताना, ताकि सभी बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं सीखा वो जाकर आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ें और वो आपके कमेंट से एक नई सीख ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।